हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू क्लेयर नर्सिंग। आज हम बात करने वाले हैं पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, डीएसएसबी के लिए और हर नर्सिंग एग्जाम के लिए जिसमें भी इंग्लिश आती है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं प्री पोजीशन से। तो देखिए, प्री पोजीशन में सबसे पहले टॉपिक आता है ऑन एंड अपॉन। मैं आपको प्री पोजीशन बहुत अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, ऑन एंड अपॉन में क्या होता है, ऑन जो है वो ऊपर, मतलब किसी वस्तु को छूते हुए या स्पर्श करते हुए यूज आता है। एंड अपॉन भी यूज आता है। अपॉन का मतलब भी ऊपर ही होता है, पर वो गति में होता है। लाइक कोई मूवमेंट या कोई मोशन हो रहा है, उसको उसमें अपॉन यूज करते हैं। जैसे कि द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। जो बुक है वो रखी हुई है टेबल के ऊपर, पर वो आराम से स्टेबल है बुक, ठीक है, वो गति में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा। ठीक है, ऐसे आप इसमें देख सकते हो। आई लेफ्ट द कप ऑन द फ्रिज। माई ब्रदर थ्रू द बुक अपॉन द टेबल। माई ब्रदर थ्रो द बुक अपॉन द टेबल। मेरे ब्रदर ने बुक जो है वो टेबल पर फेंकी। तो बुक जो है वो एक मोशन करते हुए टेबल पे आई है, इसलिए इसका जो आंसर है इसमें अपॉन आएगा। अब बात करते हैं अंडर की एंड ओवर की। तो अंडर मतलब भी नीचे होता है एंड ओवर मतलब होता है ऊपर। अंडर मतलब नीचे एंड ओवर मतलब ऊपर, किसी वस्तु आदि के नीचे, और ऊपर ओवर का मतलब होता है स्पर्श न करते हुए किसी वस्तु के ठीक ऊपर। ही फाउंड द कैट अंडर द टेबल। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ ऑफ अस। ठीक है, तो ये ऐसे है। ही फाउंड द कैट अंडर द टेबल। उसको जो कैट थी वो अंडर टेबल के नीचे मिली। ठीक है, किसी वस्तु आदि के नीचे। तो वस्तु यहाँ पे क्या है, टेबल है वस्तु, उसके नीचे मिली। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस होता है जो झाड़ियां बनी होती हैं घर के साइड में, उनको फेंस बोलते हैं। जो घर के साइड में चारों तरफ बने होते हैं फेंस। द कैट जम्प ओवर द फेंस। जो कैट थी वो जंप कर गई ओवर, ऊपर, पर उसको स्पर्श नहीं किया, स्पर्श न करते हुए फेंस को। तो किसी वस्तु के ठीक ऊपर। द कैट जम्प ओवर द फेंस। ठीक है, तो ऐसे प्रीपोजिशन है और मैंने सबका लिख रखा है कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, वो कहाँ यूज आ रहा है। एंड जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है। और ऐसे ही मैंने ये सारे बना रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, अभी इसको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि ये चीज आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा, विद का मतलब लिखा हुआ है के द्वारा या से, और ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ यूज आ रहा है, किसी औजार के अर्थ में। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही रॉट अ लेटर विद द पेन। पेन यहाँ पे क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वस्तु है, उसके द्वारा वो चीज लिखी जा रही है, तो यहाँ पे विद यूज हो रहा है। अभी आप खुद ही समझ जाओगे, इसमें आपको क्या ही समझाया जाए, आप खुद बताइए चीजें। मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको हर चीज यहाँ पे लिख दी है ताकि आप पढ़ते ही खुद ही समझ जाओ। तो इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी वीडियोज अभी चल रही है डीएसएसबी के रिगार्डिंग की, आपको मैराथन क्लासेस कराई जा रही हैं, यकीन मानिए वो आपकी किसी काम की नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द लास्ट आपको खुद ही सारा पढ़ना पड़ेगा जितना भी है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैराथन में कंप्लीट नहीं होगा। आपको यूट्यूब पे कितने भी जो आइडियम फेजेस हैं वो आपको 10, 15 या 50 पढ़ा देंगे, पर आइडियम फेजेस तो बहुत सारे हैं, आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। उन 50 से आपका काम नहीं चलने वाला है। तो मैं इसलिए आपके लिए पूरे इंग्लिश के नोट्स जो है वो लेके आई हूँ, और इतने इजी सिंपल नोट्स हैं, आप खुद ही पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए समझाया प्रीपोजिशन में, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, ये तो हम खुद ही पढ़ के समझ सकते हैं। और मैं आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहती, समय बचाना चाहती हूँ। आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम बस यही है कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। आपको अभी सिर्फ 12 दिन ही बचे हुए हैं डीएसएसबी के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो मेरा मानना ये है, मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप खुद पढ़िए। आपको जो सारे नोट्स है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एवरीथिंग। जैसे कि एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सारे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं जो समानार्थी शब्द होते हैं। अब इसमें आपको क्या समझाया जाए, मतलब जो समान अर्थ निकल रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए, आपको ये खुद ही याद करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, रेयर का है मतलब अनकॉमन, ठीक है, वास्ट का है ह्यूज। अब ये खुद ही याद करोगे, इसमें क्या समझाएं आपको हिंदी अनुवाद बताएं बैठकर कि हाँ, रेयर होता है अनोखा, अनकॉमन होता है कि मतलब जो कॉमन नहीं। ये इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और ये बहुत सारे हैं, अगर कोई यूट्यूब वीडियो, कोई कोचिंग क्लासेस आपको पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेस्ट कर रहे हैं टाइम से। अच्छा आपको नोट्स प्रोवाइड करा दे जो आपके लिए काम आए। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। सिनोनिम्स के देखिए कितने सारे पेजेस हैं,
आप याद करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं। तो और ये वो हैं जो CGL जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, वो ही आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेवल का आपको यहाँ पे जो नोट्स है प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको मतलब फर्दर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नर्सिंग में इंग्लिश का या किसी भी फर्दर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का इतना लेवल नहीं देखा जाता है जितना कि SSC CGL जैसे एग्जाम्स का होता है। बाकी फर्दर जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ आती है तो इजी ही टॉपिक आते हैं, पर आपने इतना ये पढ़ लिया तो आप इजी तो आराम से क्रैक कर लोगे ना। तो ये ऐसे ही एंटोनिम्स के दे रखे हैं यहाँ पे विलोम शब्द, तो और यहाँ पे आइडियम फ्रेजेस दे रखे हैं सारे नोट्स, और ये सब आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए आपको फिक्र करने का कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल साफ एंड सरल हैंड राइटिंग में आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज थी। बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे मैंने बताए हैं जिनके ऊपर कोई स्टार मार्क नहीं है, ये वो हैं जिनको अगर आप छोड़ना चाहो, अगर आपको ज्यादा याद नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं याद हो रहे हैं, तो देखिए जो इजी वाले हैं वो याद कर लीजिए। जैसे कुछ वर्ड होते हैं नहीं समझ में आते हैं, जैसे देखिए डिवाइन, अब ये डिवाइड है, डिवाइड तो आपको समझ में आ रहा है ना, डिवाइड क्या होता है यूनाइट, इसका उल्टा। अब कुछ समझ में नहीं आते हैं जैसे कि रिपल्सिव, कुछ को नहीं आता होगा बोलना या कुछ को याद नहीं होता होगा, तो जो याद नहीं हो रहे उनको छोड़ दीजिए, पर जो याद हो रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो जाए और अच्छे से आपके स्कोर कर पाओ आप। अब आप इसमें देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स वापस लिखे हैं, पर ये वो हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने 2 कॉपी में अलग अलग से नोटबुक में लिखे हैं। एक में मैंने लिखा है जो स्टार मार्क वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा। एंड दूसरी नोटबुक में मैंने वो लिखा है जो कि इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी वो एग्जाम में पूछे गए हैं 1-2 बार, तो उनका सारा डेटा है। तो जो स्टार मार्क वाले हैं उनको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, मतलब ये आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे अच्छे से। तो सिनोनिम्स दे रखे हैं यहाँ पे, एंटोनिम दे रखे हैं यहाँ पे स्टार मार्क वाले, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आइडियम फ्रेजेस दे रखे हैं जो स्टार मार्क वाले हैं, एंड आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे। तो ये स्टार मार्क, जिस पे भी स्टार मार्क है वो आप प्लीज मत छोड़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इतनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। एंड ये सारे आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करा दूंगी। और प्लीज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप ये खुद ही सोचिए, अगर आपको वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करवा रहा है, ठीक है, और वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ही कराते हैं, कौन सा आपको थ्योरी देते हैं, तो वो कितने करा देंगे एक दिन में, एक वीडियो में कितने ही करा देंगे, 50 तो मतलब मैं मैक्सिमम लेके चल रही हूँ, कोई भी 20 से ऊपर नहीं कराएगा। और 20 मतलब इतने कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये अच्छे से पता है। तो मैंने 2 नोटबुक लेके उनमें अच्छे से लिख के डिवाइड कर दिया है कि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी नोटबुक में मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था पहले, वो हैं जो मतलब आते हैं, मतलब इतने नहीं पूछे जाते, पर ये जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आपको खुद को भी ये पता है कि लास्ट में आप वीडियो, चाहे उन कोचिंग वालों की वीडियो देखो चाहे मत देखो, आपको लास्ट में खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद ही रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप रट्टा ही मारोगे, इसमें आप रट्टा ही मारोगे। आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। और जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है, को ये लगता है कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो देखिए जो भी यहाँ पे लिख रखा है आप ये गूगल पे डालिए, इनका हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा और आप उससे पढ़ सकते हो। ऐसे याद करने का तरीका है ये, जिनको हिंदी अच्छे से, जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, आप गूगल पे या कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करता है, उनमें ये सारी चीजें डालिए और पढ़िए, या फिर खुद लिख लिख के पढ़िए। तो देखिए पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको सारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएं एक ही जगह से, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाए DSSB नर्सिंग एग्जाम के लिए। और ये जो इंग्लिश के नोट्स हैं ये सिर्फ DSSB के लिए नहीं है, ये हर एग्जाम के लिए है, जो भी आपका नर्सिंग एग्जाम आता है ये सबके लिए है, ठीक है। तो और ये कभी भी टेलीग्राम से डिलीट नहीं होंगे, आप जब चाहे जब पढ़ सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है, फोन का स्टोरेज मत भरिए।
आप जब चाहे जब टेलीग्राम से जाके पढ़ सकते हैं ये सारे नोट्स। चीज थी, बाकी कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक हमें आप पढ़ा दीजिए, तो मैं जरूर आपको टॉपिक पढ़ा दूंगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनमें से आप खुद पढ़ोगे ना, आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप खुद ही पढ़ पाओगे, आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्री पोजिशन में भी आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ इसमें यहाँ पे अपॉन क्यों आया या दी का यूज क्यों हो रहा है। तो सारे नोट्स आपको बहुत इजी भाषा में लिखे हुए और आपको समझ में आ जाएंगे और वो बहुत अच्छे लेवल के नोट्स हैं। तो आप हर नर्सिंग एग्जाम में, नॉन नर्सिंग जिसमें आती है उसमें कंसीडर कर सकते हो। देखिए फिर से मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये तो हमें खुद ही आ जाएंगे। तो देखिए अक्रोस का यूज हो रहा है। अक्रोस का मतलब क्या होता है, लिख रखा है के पास, ठीक है, या उस पार, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में इस वर्ड का यूज होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई सो दैम वॉकिंग, मैंने उनको देखा वॉक करते हुए, वॉकिंग करते हुए। अक्रॉस मतलब एक से दूसरी तरफ जा रहे हैं रोड के, ठीक है, तो यहाँ पे अक्रॉस का यूज हुआ। अब देखते हैं थ्रू का यूज कैसे हो रहा है यहाँ पे। इसके मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या से होकर, ठीक है। द गैंग ऑफ बैंडिट्स वॉक स्लोली थ्रू द जंगल, जंगल से गुजर रहे हैं, ठीक है। अक्रॉस नहीं आएगा यहाँ पे, एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है, ये एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं पर इसमें हम किसी के माध्यम से जा रहे हैं, किसके, जंगल के माध्यम से होते हुए हम वहां से धीरे धीरे गुजर रहे हैं। तो ये आपको खुद ही याद हो जाएगा, आप देखिएगा, आप खुद जब पढ़ेंगे पूरा प्रीपोजिशन तो आपको खुद ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ अगर कोई टीचर पढ़ा था हमें तो शायद हमारा टाइम वेस्ट होता, हमें नोट्स अच्छे मिल गए, इजी मिल गए, तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा और आप ये खुद 5-10 मिनट में पूरा कर लोगे। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सीखिए पढ़ाई में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, एडवाइस अच्छी लगी हो तो। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स वहां से जाके आप ले सकते हो। एंड आपको स्टोरेज फिल करने का कोई जरूरत नहीं है, फोन का कभी भी डिलीट नहीं होगा टेलीग्राम से। और कोई फर्दर प्रॉब्लम हो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हो एग्जाम के रिगार्डिंग, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।